नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी को आरबीआई के द्वारा पेटीएम पे लगाए गए बैन के बाद हर तरफ पेटीएम की चर्चा हो रही है। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि आरबीआई सच में बहुत अधिक स्ट्रिक्ट है, तो कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि पेटीएम की गलतियां हैं। वैसे सवाल ये उठता है कि आरबीआई फिनटेक कंपनियों को लेकर आखिर इतना स्ट्रिक्ट क्यों होती है। पेटीएम जिसके पास आज करोड़ों यूजर्स हैं, आखिर उसने क्या गलती की जिसके चलते आरबीआई को यह कदम उठाना पड़ गया। पेटीएम की शुरुआत कैसे हुई, ये आइडिया कैसे आया और कैसे विजय शेखर शर्मा को प्रेरणा मिली अपनी कंपनी शुरू करने की। आज की इस वीडियो में हम हर वो बात समझेंगे, जानेंगे जो पेटीएम से जुड़ी हुई है। पेटीएम की कहानी शुरू से लेके अभी तक हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिएगा। दोस्तों शुरू करते हैं शुरुआत से। विजय शेखर शर्मा की कहानी काफी दिलचस्प है और ये कहानी इसलिए दिलचस्प है क्योंकि विजय किसी बिजनेस फैमिली से ताल्लुकात नहीं रखते। इनके पिताजी एक टीचर रहे और मां हाउसवाइफ। अलीगढ़ के एक छोटे से कस्बे हरदुआगंज से ये कहानी शुरू होती है। इनकी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में होती है। जब ये दिल्ली आते हैं इंजीनियरिंग करने के लिए, दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में जब इनका दाखिला होता है, वहां आती है टर्निंग पॉइंट। ये रहते हैं हिंदी माध्यम और बाकी इनके सारे के सारे दोस्त अंग्रेजी माध्यम के। तो कई बार क्लास में इनका मजाक भी उड़ता है। कई बार ऐसा भी होता है कि टीचर कुछ पूछते हैं तो ये जवाब नहीं दे पाते, और इसलिए जवाब नहीं दे पाते क्योंकि इनको सवाल समझ में नहीं आता। अपने स्कूल में ये बढ़िया परफॉर्मर थे और फर्स्ट आते थे, लेकिन कॉलेज में ये बैक बेंचर बन गए थे। कुछ दोस्तों ने इनकी मदद की अंग्रेजी सीखने में और इनके पास भी जिद थी कि मुझे अंग्रेजी सीखनी है। तो उन दोस्तों ने इनको बताया कि अंग्रेजी में अगर तुम किताबें पढ़ोगे तो तुम्हारी अंग्रेजी बढ़िया हो जाएगी। जिसके चलते ये छुट्टी के दिनों में जाते थे और दिल्ली के बाजार से, संडे बाजार से ये फॉर्ब्स और फॉर्च्यून की मैगजीन्स जो पुरानी प्रतियां थी उसको ये खरीदते थे और उसको पढ़ते रहते थे। अच्छा, पेटीएम बनाने का आइडिया या फिर अपनी कंपनी खड़ा करने का आइडिया कैसे आया? जब ये फॉर्ब्स और फॉर्च्यून की मैगजीन पढ़ते थे तो वहां पे अरबपतियों की कहानियां थी। ऐसी कहानियां की जो घराट से कंपनियां शुरू की और फिर अरबों तक लेके गए। इन कहानियों का इनके दिल दिमाग पे इतना असर हुआ कि इन्होंने ठान लिया कि मुझे भी एक कंपनी बनानी है। मैं भी सिर्फ नौकरी नहीं करूंगा, अपनी कंपनी बनाऊंगा। वैसे इनकी जिंदगी संघर्ष से भरी रही। ऐसा नहीं था कि शुरू से इनके पास पैसा था। कई बार छोटी मोटी नौकरियां करनी पड़ी। अपनी आजीविका को चलाने के लिए लोगों के घरों में जाके इंटरनेट कनेक्शन लगाने पड़े। तो और कई बार ऐसा भी हुआ कि इनके पास कहीं आने जाने के भी पैसे नहीं थे। तो कुल मिला के एक ऐसी जर्नी रही इनकी जहां अप्स और डाउन्स दोनों ही थे। 1997 में इन्होंने indiasite.net की शुरुआत की। जब ये पढ़ाई ही कर रहे थे, इन्होंने देखा कि स्टूडेंट्स को कोई फॉर्म भरना होता है या फिर रिजल्ट जानना होता है तो लंबी लाइन में खड़ा रहना होता है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इन्होंने indiasite.net की शुरुआत की। अच्छा, इसका आइडिया भी इनको मैगजीन पढ़ने के क्रम में ही आया था, जहां पे इन्होंने इंटरनेट की शक्ति के बारे में पढ़ा था और तब जाके इस वेबसाइट की शुरुआत की थी। वैसे 2 वर्ष के बाद इस वेबसाइट को इन्होंने लाखों रुपयों में बेचा और कुल मिला के ये जो पहली इनिशिएटिव थी वो सफल रही। अब आते हैं कि आखिर पेटीएम की शुरुआत कब हुई। पेटीएम की शुरुआत इन्होंने की 2010 में। दिल्ली में एक किराए के मकान से इन्होंने पेटीएम की शुरुआत की। आप समझ के देखिए, शुरू में सिर्फ डीटीएच रिचार्ज और मोबाइल रिचार्ज का ये काम कर रहे थे, लेकिन हर साल कुछ नए फीचर ऐड होते थे, कुछ नई चीजें आती थी, कुछ नई सेवाएं आती थी और इस तरीके से काम चल रहा था। लेकिन असली टर्निंग पॉइंट पेटीएम की जिंदगी में तब आया जब भारत में डीमोनेटाइजेशन हुआ। 2016 में जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो पेटीएम के अच्छे दिन आ गए। पेटीएम को नई रफ्तार मिल गई और पूरे देश में डिजिटल पेमेंट को लोग स्वीकार करने लगे। हर रोज यूजर्स की संख्या बढ़ने लगी, कारोबार दिन रात आगे जाने लगा, निवेशकों की भीड़ आने लगी। 2018 में आप पेटीएम की बुलंदियों का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि अलीबाबा से लेके जापान के सॉफ्ट बैंक और यहां तक कि वॉरेन बफेट की कंपनी ने भी यहां निवेश किया, पेटीएम में निवेश करने को मजबूर हुए। आप समझ के देखिए, 2021 में एक ऐसी कंपनी जो 2010 में दिल्ली में किराए के मकान से शुरू होती है, 2021 में दलाल स्ट्रीट तक पहुंच जाती है, अपना आईपीओ लॉन्च करती है। तो ये कहानी रही है विजय शेखर शर्मा की। वाकई उनकी कहानी काफी इंस्पायरिंग है और इस कहानी ने, विजय शेखर शर्मा ने लाखों लोगों को प्रेरित किया है। लेकिन आखिर क्या कारण है कि आज वो संकट में है, पेटीएम संकट में है? कहां पे पेटीएम से गलतियां हुई और ये गलतियों का सिलसिला कब से शुरू हुआ? 2015 में ही पेटीएम को पेटीएम पेमेंट्स बैंक के लिए लाइसेंस मिल गया था और 2017 में पेटीएम ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक का बिजनेस शुरू किया। शुरू करने के महज 1 वर्ष के बाद ही 2018 में ही आरबीआई ने पहली बार पेटीएम को बैन किया था न्यू कस्टमर्स ऑनबोर्ड करने से। अब समझते हैं कि ऐसा क्यों हुआ था। पेटीएम वॉलेट और पेटीएम बैंक अकाउंट दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन जिन पेटीएम यूजर्स को पेटीएम वॉलेट का इस्तेमाल करना था उनको केवाईसी तो करा नहीं थी।
अब केवाईसी करने के लिए आप नजदीकी दुकान में जाते थे, वहां पे अपना थंब इंप्रेशन देते थे, अपना आधार का ओटीपी जमा करते थे, ओटीपी देते थे और एक फॉर्म साइन करते थे। उस फॉर्म में कई सारे कंडीशंस थे जो लोग पढ़ते नहीं थे। उन्हीं कंडीशंस में से एक कंडीशन ये था कि जैसे ही केवाईसी आपका पूरा होगा तो बाय डिफॉल्ट पेटीएम पेमेंट्स बैंक में भी आपका अकाउंट खुल जाएगा। ये एक ट्रिकी चीज थी, लोगों के कंसेंट के बिना उनके बैंक अकाउंट खोले जा रहे थे जो कहीं से भी सही नहीं था। अब एक और बात समझिए, जब बैंक अकाउंट खुलने के लिए दूसरी बार ओटीपी मांगा जाता था तब बहुत सारे लोगों को यह पता चला कि उनका बैंक अकाउंट खोला जा रहा है। जिन लोगों ने भी इसे देने से इनकार कर दिया, यानी ओटीपी शेयर करने से इनकार कर दिया, उनका वॉलेट का भी केवाईसी कंप्लीट नहीं किया गया। तो ये गड़बड़ी पेटीएम कर रही थी। आगे चीजें ये होती है कि बैंक अकाउंट अधिक से अधिक ओपन करवाने के लिए ये एजेंट्स को रिक्रूट करते हैं। अब ये करते क्या है कि हर बैंक अकाउंट पे 50 रुपए देते हैं एक एजेंट को। यहां तक तो चीजें सही थी, लेकिन एजेंट क्या करते हैं कि और भी एजेंट्स अपने नीचे रिक्रूट करने लगते हैं और वो इसमें से कुछ हिस्सा उन्हें देने लगते हैं कि भाई तेरे को 30 मिलेगा और मुझे 20 मिल जाएगा। यानी वो आगे 30 रुपए फॉरवर्ड कर रहे थे और उनसे 20-20 रुपए हर अकाउंट पे वो कमा रहे थे। तो कुल मिला के एक मल्टी लेवल तैयार हो रहा था, यहाँ पे मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कीम तैयार हो रही थी जिसने स्थिति को और बिगाड़ दिया। और ये कुछ कारण थे जिसके चलते आरबीआई को ऐसा लगा कि जो डिसीजन मेकर्स हैं वो एजेंट्स हैं, ना कि कस्टमर्स हैं। यानी बैंक अकाउंट जो ओपन हो रहा है वो कस्टमर के कंसेंट से नहीं हो रहा, कस्टमर की इसमें इच्छा नहीं है, बल्कि डिसीजन को जानबूझ के इन्फ्लुएंस किया जा रहा है एजेंट के द्वारा, जिसके चलते ये लगी थी। वैसे ये बैन 2019 में लिफ्ट कर लिया गया था, हटा लिया गया था। दोस्तों 2021 में आरबीआई ने पेटीएम पे 1 करोड़ की पेनल्टी लगाई थी। और ये पेनल्टी क्यों लगी थी? क्योंकि आरबीआई का मानना था कि पेटीएम ने जो इंफॉर्मेशन आरबीआई को सबमिट की थी वो गलत थी, यानी पेटीएम ने आरबीआई को भी भ्रमित करने की कोशिश की थी। अब आते हैं 2022 में। 2022 में भी आरबीआई ने एक बार पेटीएम को बैन किया था और ये बैन इस बार इसलिए हुआ था क्योंकि आईटी सिस्टम अनसेफ था, साइबर सिक्योरिटीज के कुछ इश्यूज थे और आरबीआई का मानना था कि केवाईसी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंसेस पेटीएम ने फुलफिल नहीं किए थे, जिसके चलते आरबीआई ने एक्सटर्नल ऑडिट का रिक्वेस्ट किया और इसकी रिपोर्ट आई 2022 के अक्टूबर में। इस रिपोर्ट में यह बात सामने आई कि पेटीएम के केवाईसी डेटा में सीरियस लैप्सेस थे। पेटीएम अपने अकाउंट होल्डर्स के रियल बेनिफिशियरीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही थी। ऐसे अकाउंट से लास्ट ट्रांजैक्शन हो रहे थे जिनका पता नहीं चल रहा था कि आखिर ये पैसे किसको जा रहे हैं। दोस्तों केवाईसी प्रोसेस में लैप्सेस को इस बात से समझिए कि एक पैन कार्ड से हजारों अकाउंट चलाए जा रहे थे, यानी एक पैन कार्ड के दम पे कई सारे अकाउंट चल रहे थे। केवाईसी प्रोसेस में इन गड़बड़ियों के चलते अक्टूबर 2023 में आरबीआई ने पेटीएम के ऊपर 5 करोड़ की पेनल्टी फिर से लगाई। अब आप खुद समझिए, पेटीएम के पास 1 साल का वक्त था। 2022 के अक्टूबर में रिपोर्ट आई थी और फिर से इसके ऊपर पेनल्टी लगती है अक्टूबर 2023 में, यानी 1 साल का वक्त था अपनी चीजों को सुधारने का, लेकिन फिर भी पेटीएम ने कुछ खास नहीं सुधारा, जिसके चलते 31 जनवरी को आरबीआई को यह कड़ा फैसला लेना पड़ा है। अब इस बात को समझिए, पेटीएम ने नजरअंदाज किया है आरबीआई के रूल्स एंड रेगुलेशंस को, जिसके चलते आज पेटीएम को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि आरबीआई काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन आरबीआई का स्ट्रिक्ट होना काफी जरूरी है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए सबसे अधिक जरूरी है बैंकिंग सिस्टम में आम लोगों का विश्वास। अगर बैंकिंग सिस्टम से आम लोगों का विश्वास उठ जाए तो आप जरा इमेजिन कीजिए कि किसी भी देश की इकोनॉमी का क्या हाल होगा। आज किसी भी देश की इकोनॉमी बैंकिंग सिस्टम के ऊपर ही डिपेंडेंट है। इसलिए आरबीआई की सबसे बड़ी निगरानी इन सारी कंपनियों पे होती है जहां लोगों के पैसों का बड़ी मात्रा में ट्रांजैक्शन हो रहा है। आरबीआई कहीं से भी गलत नहीं है। आरबीआई ने कई मौके दिए, लेकिन पेटीएम ने अपने आप को नहीं सुधारा। खैर, हम सब ये चाहते हैं कि पेटीएम अपनी चीजों को सही कर ले और पेटीएम फिर से अपनी सारी गतिविधियों को शुरू कर पाए। अब इसके लिए पेटीएम को क्या करना होगा ये समझ जाइए। जो भी पेटीएम के यूजर्स हैं, जो @पेटीएम का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो यूपीआई में @पेटीएम आ रहा है, अब इस बात को समझिए, पेटीएम अपने नोडल बैंक अकाउंट के लिए किसी और बैंक का सहारा नहीं ले रहा था। पेटीएम पेमेंट्स बैंक ही पेटीएम के लिए नोडल बैंक का काम कर रहा था, जिसके चलते जैसे ही 29 फरवरी बीतेगी उसके बाद ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। पेटीएम को अब ये करना होगा कि अपने लिए नोडल बैंक अकाउंट पार्टनर खोजना होगा। वो किसी और बैंक से टाई अप करके अपना नोडल बैंक अकाउंट अगर शिफ्ट कर लेती है तो फिर सारी चीजें चलने लगेंगी, लेकिन इन सारी चीजों में 2 से 3 महीने का वक्त लग जाता है और ऊपर से पेटीएम के जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत अधिक है। पेटीएम पेमेंट्स बैंक के ट्रांजैक्शन
लगभग 3 अरब है, 3 बिलियन है पर मंथ। तो इतनी बड़े ट्रांजैक्शन को संभालने के लिए इतनी जल्दी किसी भी बैंक का तैयार होना इतना आसान नहीं है। लेकिन फिर भी अगर कुछ दिन लगते भी हैं और पेटीएम ये काम कर लेती है तो चीजें सुधर सकती हैं। जो भी इसके मर्चेंट हैं जो इसकी बाकी चीजों का यूज कर रहे थे, जैसे कि क्यूआर कोड या फिर साउंड बॉक्स या फिर पेटीएम मशीन का, कार्ड मशीन का इस्तेमाल कर रहे थे, उन्हें अब एक काम करना होगा। अगर उनका अकाउंट पेटीएम पेमेंट बैंक में था फिर तो वो काम नहीं कर पाएंगे। अब उनको अपने यूपीआई से किसी दूसरे बैंक अकाउंट को लिंक करना पड़ेगा। तो पेटीएम के लिए ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि वो अपने करोड़ों मर्चेंट्स को कन्विंस करे कि वो दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करे। अगर वो दूसरा बैंक अकाउंट लिंक करते हैं फिर एक और चैलेंज होगी क्यूआर कोड को बदलने की, क्योंकि नया क्यूआर कोड आएगा तो फिर नए क्यूआर कोड लगाना करोड़ों साउंड बॉक्स पे, ये भी एक मेजर चैलेंज होने वाला है। खैर, इन सारे चैलेंजेस को ओवरटेक करने में पेटीएम को अब थोड़ा सा वक्त तो लगेगा ही। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि क्या ये सही वक्त है पेटीएम के शेयर खरीदने का, क्योंकि शेयर 40-50% डाउन जा चुके हैं। तो मैं ऐसा मानूंगा और ऐसा एक्सपर्ट्स का भी मानना है कि अभी आपको शेयर में निवेश नहीं करना चाहिए। शायद ये शेयर के भाव और नीचे जाएं, तो आपको थोड़ा सा वक्त लेना चाहिए और सब कुछ सही ढंग से देखना चाहिए। वैसे समझने वाली बात यह है कि अगर आप इस देश में एक फिनटेक कंपनी चला रहे हैं तो आप आरबीआई की चेतावनियों को और रूल्स और रेगुलेशन को नजरअंदाज नहीं कर सकते। फिर चाहे आप पायोनियर ही क्यों ना हो, आरबीआई को आपके ऊपर शिकंजा कसने में देर नहीं लगेगी। आरबीआई ने कई मौके दिए लेकिन पेटीएम हर मौके को इग्नोर करता गया, जिसके चलते पेटीएम आज संकट में पड़ा हुआ है। दोस्तों, अगर आपको और भी कोई सवाल है जो आप जानना चाहते हैं तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वैसे अगर आप ये सोच रहे हैं कि क्या 29 फरवरी के बाद जिनके भी पैसे अकाउंट में बच जाएंगे वो इस्तेमाल हो पाएंगे कि नहीं, तो पेटीएम का सीधा सीधा डायरेक्टली कह रहा है कि अगर आपके पैसे बच जाते हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नए पैसे डिपॉजिट नहीं होंगे लेकिन पुराने पैसे का इस्तेमाल आप कर पाएंगे। फास्टैग और ये सारी सुविधाएं भी बाधित होंगी क्योंकि वो भी पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ही जुड़े हुए थे। तो पेटीएम पेमेंट्स बैंक जहां भी पेटीएम की सर्विसेज को ऑपरेट कर रही थी वो सब बाधित हो जाएंगी और पेटीएम की वो सारी सर्विसेज जो किसी थर्ड पार्टी बैंक के द्वारा चलाई जा रही थी वो बाधित नहीं होगी। तो बाकी सारी चीजें जैसे @पेटीएम मनी वो चलता रहेगा। तो बाकी सारी सर्विसेज जो दूसरे बैंकों के जरिए चलाई जा रही है वो चलती रहेंगी। अब पेटीएम को सिर्फ ये कर रहा है कि पेटीएम पेमेंट्स बैंक से जब तक ये बैन लिफ्ट नहीं होता उन्हें थर्ड पार्टी बैंक खोजने होंगे और उनसे टाई अप करने होंगे। ये एकमात्र उपाय है। बाकी ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए, जमे रहिए, क्योंकि आपका जीतना सुनिश्चित है। थैंक यू दोस्तों।